हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। आप कह सकते हैं इसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच की समयावधि को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। अगर आप इसको दूसरी तरह से भी और कह सकते हैं, गुलाम वंश से लेके लोदी वंश के बीच जितने भी इन गुलाम वंश से लेके लोदी वंश के बीच जितने भी समयावधि के बीच ही होता है, ये पूरा संपूर्ण कार्यकाल दिल्ली सल्तनत का होता है। आप इसको कह सकते हैं दूसरी तरह से और भी कह सकते हैं, जैसे किसी बात को कहने के लिए एक से अनेक प्रकार होते हैं, उसी प्रकार आप इसको भी अनेक प्रकार से कह सकते हैं। आप ये कह दीजिए कि गुलाम वंश के प्रारंभ से लेके मुगल काल के प्रारंभ के बीच के समयावधि को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इन दोनों के बीच के समयावधि को आप दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कह सकते हैं। और इतने लंबे समय के बीच में दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। वे 5 वंश कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं और उनका क्रम जान लेते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से कौन-सा वंश शासन नहीं करता है या कौन-सा वंश शासन किया है और उनका क्रम अगर पूछ ले तो इसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जब ये याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। वे 5 वंश कौन-कौन से थे, इनके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन करते हैं। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद सैयद वंश शासन करते हैं। अंत में बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम जो वंश था वह था लोदी वंश। लोदी वंश का जब समापन होता है कह सकते हैं, उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ होता है। जो लोदी वंश था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, उसके बाद लोदी वंश का अंत हो जाता है। इस प्रकार उसके बाद फिर मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। ये जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश शासन करते हैं, इन 5 वंशों के बारे में हम लोग बारी-बारी से अध्ययन करेंगे। इन अध्ययन के क्रम में अभी तक हम लोग देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 2 वंशों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। वे 2 वंश कौन-कौन से थे? गुलाम वंश हैं और खिलजी वंश के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और इस अध्ययन की कड़ी में हम लोग जो तीसरा वंश है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा वंश कौन है? तीसरा वंश आपको बताया गया तुगलक वंश है। तुगलक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे? इसके संस्थापक आपको बता दिए गए, गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक थे। और तुगलक वंश के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कितना है? 1320 से लेके 1414 ईस्वी के बीच है। दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा समय होती शासन करने वाले तुगलक वंशी हैं। अगर क्रम के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा वंश है। अगर शासन काल के हिसाब से देखेंगे तो ये पहला वंश है जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा शासन होता है। अब हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या-क्या अध्ययन किया था और फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या-क्या अध्ययन करेंगे। जो कल की क्लास है, कल की क्लास हम लोग एक बार कल की क्लास को अध्ययन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा था। उसके बाद जो आज की क्लास है, ये क्लास एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे हम लोग को अगर गुलाम वंश के बारे में पढ़े या खिलजी वंश के बारे में पढ़े या फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी होता है हम लोग जैसे कोई भी शासक होता है उसके कार्यकाल को एक दिन में संपूर्ण कार्यकाल को एक दिन में समाप्त नहीं करते हैं। इस वजह से अगर हम लोग जब पिछली क्लास रहती है इससे रिवीजन करते हैं ताकि जो आज वाली क्लास हो और कल वाली क्लास को आसानी से कनेक्ट कर सके और याद रह सकें। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कल की क्लास में आपको बताया गया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको बता दिया जा रहा था। लेकिन कल की क्लास को रिवीजन करते हैं। कल की क्लास में जो गियासुद्दीन तुगलक थे वे कहाँ गए थे? बंगाल अभियान पे। एक बार फिर से लिख लीजिएगा, बंगाल अभियान पे गए थे। बंगाल अभियान पे जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पे गए थे तो उनके का ये कह सकते हैं उनके साम्राज्य में जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ये थे सूफी संत औलिया जो थे सुल्तान के साम्राज्य में अनर्गल बातें फैला रहे हैं। सुल्तान के प्रति कह सकते हैं कि अनर्गल बातें फैला रहे थे। जब ये बात सुल्तान को पता चलती है, गियासुद्दीन तुगलक को पता चलती है, तो वे क्रोधित होते हैं और इन्हें कहते हैं, यार इनको क्रोधित होकर कहते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले
तुम दिल्ली खाली कर देना। तुम दिल्ली खाली कर देना। ये कहते हैं जब ये चीज़ें जब जो सूफी संत थे उनको पता चलती तो उन्होंने इसके उत्तर में कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, ऐसा। दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं सुल्तान को। उसके बाद जब सुल्तान बंगाल अभियान से वापस आते हैं, तो जब बंगाल अभियान से वापस आते हैं तो उनके पुत्र जो होते हैं जूना खान, वे एक महल का निर्माण कर रहे थे। वह महल कौन था? यहाँ देखते हैं। ये उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ, बंगाल से वापस, बंगाल से जब वे वापस आ रहे थे, उसके बाद इनके पुत्र ने तुगलकाबाद में तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पूर्व, 8 किमी पहले एक अफ़गान नगर बसा रहे थे। अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल बना रहे थे। क्या कर रहे थे? एक लकड़ी का महल। जब सुल्तान बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे तो उनके पुत्र जो हैं जूना खां, या कह सकते हैं जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, वे अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल बनवा रहे थे। इस महल का निर्माण में, या इसके निर्माण कौन कर रहा था? जो एवज था, येवज जो होता है, वो लकड़ी महल का निर्माण कर रहा था। जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके मृत्यु में, या कह सकते हैं इनको मारने के इस षड्यंत्र में ये 3 लोग शामिल थे। कौन थे? जो सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां, उसके बाद जो लकड़ी महल का निर्माण कर रहे थे एवज, ये तो है। इसके साथ-साथ जब बंगाल से वापस लौट रहा था, जैसे कोई भी राजा अगर बंगाल विजय से, या कोई भी राजा इसी अभियान से वापस लौटता था, लौटने के पश्चात अपने साम्राज्य में एक खुशी का माहौल होता था। यही जो खुशी का माहौल होता था, वो लकड़ी महल पे कर रहा था। जैसे जब हाथियाँ जब कूदती हैं तो काफ़ी वजन होने की वजह से वो लकड़ी का महल गिर जाता है। गिरने के पश्चात जो सुल्तान होते हैं, या कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक होते हैं, उस महल के अंदर दब जाते हैं। दबने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आपको ये बताया गया था। साथ ही साथ इनके कार्यकाल में आपको बताया गया था न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नी ने क्या लिखा है? न्याय व्यवस्था के बारे में बर्नी ने लिखा है कि भेड़ियों को भी इतना साहस नहीं होता था। भेड़ियों को भी इतना साहस नहीं होता था कि वह किसी अन्य भेड़ियों को देख सके। ये था उनके यहाँ न्याय व्यवस्था। क्या था? तुगलक शासनकाल में, या गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इस कदर न्याय व्यवस्था थी। और उनके शासनकाल में जैसे जो पहले से जो कर व्यवस्था जो कृषि पे होती थी, किसानों से जो कर लिया जाता था या लगान लिया जाता था, पहले की तरह लिया गया है। और साथ ही साथ जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, एक जो अकाल अकाल के समय उस सम उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में लगान नहीं लिया जाता था। नहीं लिया जाता था। ये किसके कार्यकाल में था? अकाल, जैसे कि कह सकते हैं कि अकाल जैसे किसी भी क्षेत्र में पड़ जाता था, उस क्षेत्र से, या कह सकते हैं उस एरिया से पूरा लगान वसूल नहीं किया जाता। लगान इस वजह से नहीं लिया जाता था क्योंकि अकाल पड़ने की वजह से जो फसल होती है, वह फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा, इस वजह से। क्योंकि ये जो सुल्तान था काफ़ी दूरदृष्टि सोच का था, या कह सकते हैं जो वो प्रजा के हितैषी था, इस वजह से वह लगान नहीं लेता था। ये था। उसके बाद जब ये महल गिर जाता है, उसके बाद जो राजा थे गयासुद्दीन तुगलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। अब उनके बारे में है हम लोग आज अभी दिल्ली सल्तनत के जो अगले शासक कह सकते हैं, या दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश का अगला शासक होता है, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अगला शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक अगले ये शासक होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके अगर शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक। ये क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं, या कह सकते हैं जो तुगलक वंश का अगला शासक होते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल कितना होता है? 1325 से लेके 1351 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। और इसी के साथ साथ जान लेते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया था, इनका उपनाम क्या थे?
इनके या कह सकते हैं पूर्व नाम या उपनाम कह सकते हैं। यहाँ लिख दिया है पूर्व नाम। एक तो जूना खां था, आपको बताया गया था, जूना खां, और दूसरा उलुग खां। उलुग खां, ये दो इनके उपनाम थे। कौन थे? एक जूना खां था, दूसरा उलुग खां, ये दो इनके उपनाम थे। साथ ही साथ इनका राज्याभिषेक कब होता है? यहाँ लिखते हैं राज्याभिषेक कहाँ होता है और कब होता है? इनका राज्याभिषेक होता है 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में कहाँ पे होता है ये जान लेते हैं। ये होता है तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद, आखिर ये तुगलकाबाद कहाँ पे है ये जान लेते हैं। तुगलकाबाद देखा जाए तो जो गियासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने बसाया था। ये बसाया था कहाँ पे? जो दिल्ली का पहाड़ी क्षेत्र है, वर्तमान समय में जो दिल्ली का यह कह सकते हैं जो रायसीना हिल्स है या राष्ट्रपति भवन है, उसके आसपास के क्षेत्र में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। कौन करते हैं? ये गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना करते हैं। और उसी जगह जो तुगलकाबाद है वहीं पे इन्होंने, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करते हैं। कब करते? 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत पे जितने भी शासक होते हैं, ये कह सकते हैं जितने भी शासक शासन किए हों, उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान यही शासक होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा। यहाँ लिख दे रहे हैं दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शिक्षित व विद्वान शासक। मोहम्मद बिन तुगलक थे। अभी तक ये इतना शिक्षित था कि ये हर क्षेत्र में, चाहे वह लैंग्वेज भाषा में देख लीजिए, अरबी भाषा का भी ज्ञान था। अरबी हुआ, फारसी हुआ, नक्षत्र शास्त्र हुआ, तर्क शास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, गणित हुआ, आदि ऐसे लगभग सभी क्षेत्र में वह महारत हासिल किया था। वह इतना विद्वान या कह सकते हैं कि इतना शिक्षित शासक था। अभी तक इससे पहले दिल्ली सल्तनत पे ऐसा कोई भी इतना शिक्षित शासक राज सिंहासन पे या कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर को नहीं संभाला था। यह एक ऐसा इकलौता शासक था जो देखा जाए तो लगभग हर सभी क्षेत्रों के बारे में इसे ज्ञान था। उसी के साथ साथ वह कहता था कि वह देखा जाए तो अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। सुल्तान की जगह वह अपने आप को क्या उपाधि धारण करता है? यहाँ उपाधि लिख देते हैं। उपाधि वह क्या धारण करता है? अल सुल्तान, अल सुल्तान जिले इलाही। क्या? अल सुल्तान, अल सुल्तान जिले अल्लाह, अल्लाह, ये उपाधि धारण करता है। क्या? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की जो है ये उपाधि धारण करता है। इसका तात्पर्य होता है कि वह सुल्तान सुल्तान जो है, सुल्तान खुदा की, सुल्तान जो है खुदा का प्रतिछाया है। इसका तात्पर्य क्या होता है? अल सुल्तान जिले इलाही का तात्पर्य होता है कि सुल्तान जो है खुदा का प्रतिछाया है। कह सकते हैं कि जो सुल्तान है वह खुदा के बाद दूसरे नंबर पर सुल्तान ही आता है, या खुद को अपने आप को कहता है। और ये जो होता है, जब ये उपाधि धारण करता है उसके बाद वह कहता है कि उसको, जब ये उपाधि धारण करता है उसके बाद ये कहता है कि जो सुल्तान है, सुल्तान बनना सुल्तान बनना खुदा की इच्छा थी, खुदा की इच्छा थी। बताइए, सुल्तान बनना ये खुदा की इच्छा थी, ये कह रहा था। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने
अपने पिता कह सकते हैं, जो उनके अगले सुल्तान थे गियासुद्दीन तुगलक, उनकी हत्या करने के बाद, ये षड्यंत्र करके हत्या करता है। अपने आप को कहता है कि ये या कह सकते हैं कि खुदा की इच्छा थी, इसी वजह से मैं सुल्तान बना। अगर कह सकते हैं कि अगर जो लकड़ी का महल था, अगर वह नहीं गिरा होता तो ये सुल्तान कहाँ से बन पाते हैं? काफ़ी समय पश्चात ये बनते, लेकिन ये अपने आप को कह रहे हैं कि खुदा की इच्छा थी। ऐसे तो खुदा की इच्छा थी, इसकी वजह से वह सुल्तान बना, नहीं तो अगर खुदा की इच्छा नहीं होती तो ये सुल्तान नहीं बनते, ये उन्होंने अपने आप को कहा। क्या-क्या था? उनका बचपन का क्या नाम था? जूना खां या उलूग खां उनका नाम था। इसका शासन उनको रजब से कब हुआ था? 1325 ईस्वी में। कहाँ पे? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद आपको बताया गया कहाँ से? ये दिल्ली के पास अवस्थित दिल्ली के पास अवस्थित, जो गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करते हैं और अभी तक है। और अगला पॉइंट बताइए, दिल्ली सल्तनत में ऐसा अभी तक कोई भी शासक नहीं था जो इतनी तरह शिक्षित और इतना जानकार हो। इसी वजह से ये हर क्षेत्र में लगभग आप कह सकते हैं कि अरबी भाषा का भी ज्ञान था, फारसी का भी था, साथ ही साथ भौतिक शास्त्र का या रसायन शास्त्र का, तर्कशास्त्र का आदि इत्यादि विषयों का इससे जानकारी होता था। इस वजह से ये शिक्षित कह सकते हैं शासक था। ये अभी तक दिल्ली सल्तनत पे इतना कोई शिक्षित शासक नहीं शासन करते हैं। उसी के साथ-साथ ये अपने आप को कहता है कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं सुल्तान बनूँ, बल्कि ये खुदा की इच्छा थी कि खुदा चाहते थे कि मैं सुल्तान बनूँ, इस वजह से मैं दिल्ली की बागडोर संभाल रहा या सुल्तान अपने आप को घोषित कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ इन्होंने कौन-सी उपाधि धारण करते हैं? उपाधि धारण करते हैं अल-सुल्तान जिल्ले अल्लाह। क्या? अल-सुल्तान जिल्ली इल्लाह, अल्लाह। ये था, इसका तात्पर्य होता है खुदा के बाद दूसरा खुदा अगर देखा जाए तो वह सुल्तान ही है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वह खुदा के बाद दूसरा खुदा वह खुद ही है। ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा-सा उनका परिचय था। अब हम लोग कल की क्लास में जो मोहम्मद तुगलक द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम लोग एक-एक करके उनका अध्ययन करेंगे। ये था बस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।